Hello students, today we will discuss the de Broglie equation, that is the chapter 2 atomic structure of class 11. De Broglie equation, that is explaining the dual nature of matter. आइंस्टाइन आपने नेम सुना होगा। आइंस्टाइन ने हमें बताया कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, लाइट है जैसे, इसका ड्यूल कैरेक्टर होता है। ड्यूल कैरेक्टर मीन्स इसके पास पार्टिकल लाइक कैरेक्टर भी है और इसके पास वेव लाइक कैरेक्टर भी है। देन आफ्टर दैट इन 1924 डी ब्रोगली, एक साइंटिस्ट आया, उसने भी हमें यही सजेस्ट करा कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स आर हैविंग ड्यूल कैरेक्टर, दैट इज दे आर हैविंग पार्टिकल लाइक कैरेक्टर एज वेल एज वेव लाइक कैरेक्टर। सो अभी हम वही पढ़ेंगे कि डी ब्रोगली ने कैसे हमें एक्सप्लेनेशन दी कि मटेरियल पार्टिकल्स जो है दे आर हैविंग लाइट, दे आर हैविंग वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल लाइक कैरेक्टर। सो इन विच ईयर डी ब्रोगली पुट दिस इक्वेशन? In 1924. So it was given by de Broglie in 1924. आइंस्टाइन ने हमें एक एनर्जी और मास का रिलेशन दिया था। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हम अभी डिराइव करेंगे de Broglie इक्वेशन। बहुत ही छोटी सी इक्वेशन है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन क्या उसने हमें रिलेशन दिया था? E is equal to mc square. सो अकॉर्डिंग टू, हमें अभी आपने लास्ट अपने इसी चैप्टर में पढ़ा होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी है। सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इसने हमें ये दिया। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी हमें क्या बताती है? E is equal to h nu. Now what is nu? Nu is the frequency. तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करती हूं, सो आई विल गेट आफ्टर कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास एक रिलेशन आ जाता है, दैट इज एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ई आपका कैंसिल हो गया है, सो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। नाउ वेव कैरेक्टर हमने पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इट इज सी अपॉन लैम्डा। व्हाट इज सी? सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो अगर मैं न्यू की वैल्यू यहाँ पर फिल करूंगी, सो आई विल गेट एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। एक एक सी आपका यहाँ से कट गया। नाउ व्हाट आई गॉट? एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। तो यहाँ से अगर मुझे अपनी लैम्डा निकालनी है, तो लैम्डा क्या आ जाएगी? लैम्डा क्या है? आपकी वेवलेंथ, h अपॉन एम सी। तो व्हाट इज c? c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो दिस इज फॉर फोटोन। हम c कब फील करते हैं? जब आपके पास कोई लाइट वेव है। अगर हम मटेरियल पार्टिकल की बात करें तो c किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेलोसिटी में, v। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम v। m क्या है? मास, v क्या है? वेलोसिटी, लैम्डा आपकी वेवलेंथ है, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो यहां से ये हमारी डिराइव हुई, ये है आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन? क्या डेफिनेशन इसी एक्सप्रेशन से हमारी डेफिनेशन बनती है? द वेवलेंथ पोसेस्ड बाय द मटेरियल पार्टिकल इज, किसके प्रोपोर्शनल है ये? इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। नाउ यू नो मास इनटू वेलोसिटी, इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम। ये किसके बराबर होता है? मोमेंटम के बराबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स मोमेंटम। सो दिस इज द डी ब्रोगली इक्वेशन पोसेस्ड बाय मटेरियल पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन क्या है? मटेरियल पार्टिकल है। प्रोटॉन क्या है? मटेरियल पार्टिकल्स है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑल आर मटेरियल पार्टिकल्स। So this is the de Broglie equation for material particle. Wavelength associated with material particles is inversely related to its momentum. Momentum क्या है? Mass into velocity. So this is de Broglie. अब de Broglie ने बोला हमें कि जितने भी material particles हैं, they are having dual character. Dual means they are having particle like character as well as wave like character. अब हमें इसी की justification देनी है। हम इसको justify करेंगे तभी तो clarity होगी ना। So now we will justify how particles are having, how material particles are having wave character as well as particle like character. चलिए फर्स्ट हम करते हैं particle like character. हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है?
हम इसको अभी पहले पार्टिकल कंसिडर करते हैं, हमें दोनों तरह से इसको एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट वी विल कंसिडर इट एज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन आपका अगर पार्टिकल की टाइप में आप कंसिडर कर रहे हो, हमने क्या देखा, अगर आपका इलेक्ट्रॉन, हमने एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन ले ली है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन क्या होती है, ये फ्लोरेसेंट मटेरियल है, ठीक है, ये ग्लो प्रोड्यूस करती है। आपने अपने इलेक्ट्रॉन को जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करवाया है, आप क्या देखते हो, इट प्रोड्यूसेस ओनली वन स्पॉट ऑफ लाइट। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स डू। हमने किसी सोर्स में से इलेक्ट्रॉन्स लिए एंड दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ये आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड क्या है, इट इज अ फ्लोरेसेंट। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम सोर्स, ये कोई सोर्स है जहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर स्ट्राइक करा है, it producing only one spot. This is the scintillation. It is said to be the scintillation. It produces only one spot of light. This is said to be the scintillation. अगर और इलेक्ट्रॉन आप स्ट्राइक करोगे, it produces one spot. जितने इलेक्ट्रॉन बारी बारी से स्ट्राइक करेंगे, they will produce only one spot. जहां भी वो स्ट्राइक करेगा, एक एक स्पॉट आपको वहां पर नजर आता जाएगा. So it is only one spot. So this proves the particle-like character of electron. Now we'll give explanation of wave-like character. चलिए, wave-like character आपने कैसे एक्सप्लेन करना है? It was given by Davison. आपको साइंटिस्ट के नेम भी पता होने चाहिए, एमसीक्यूज में कुछ भी आ जाता है। Davison एंड जर्मर। उन्होंने क्या करा, बल्ब ले लिया। बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट होता है, ठीक है, ये हमने एक बल्ब लिया। बल्ब में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, बीम निकल रही है। एक इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं, बल्ब में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। हमने उस बीम को क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड में से सब पास करवाया। ये मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो ये सारी की सारी बीम्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास हो रही है। तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास हो रही है, नाउ इट गोट इलेक्ट्रीफाइंग, तो ये इलेक्ट्रीफाइंग हो गई है। इस पूरी बीम को मैंने निकल क्रिस्टल में से पास कराया है, ठीक है, निकल क्रिस्टल था, नाउ इट इज पासिंग थ्रू द निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल में से पास होने के बाद हमने क्या देखा है कि जब भी फ्लोरेसेंट मटेरियल पर स्ट्राइक करती है, नाउ इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नाउ दे विल नॉट प्रोड्यूस ओनली वन स्पॉट ऑफ लाइट। क्या करेंगे वो, इस तरह का पैटर्न हमें कुछ नजर आएगा। दिस पैटर्न इज सेड टू बी द डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला है। दिस पैटर्न इज जस्ट लाइक एक्स-रेज, सेम पैटर्न एक्स-रेज भी देती है। सो इट प्रूव्स इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग वेव लाइक कैरेक्टर। सो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से डेविसन एंड जर्मर ने तो वेव लाइक कैरेक्टर प्रोड्यूस किया था, लेकिन डी ब्रोगली ने पार्टिकल लाइक कैरेक्टर की भी एक्सप्लेनेशन हमें दी थी। सो ही प्रूव्स इलेक्ट्रॉन इज हैविंग पार्टिकल लाइक कैरेक्टर एज वेल एज वेव लाइक कैरेक्टर। सो ये तो हुई बात हमारी डी ब्रोगली इक्वेशन, छोटी सी डेरिवेशन करी हमने, एंड द जस्टिफिकेशन फॉर पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक कैरेक्टर। नेक्स्ट चीज आती है कि हमने डी ब्रोगली तो पढ़ ली, क्या इसका हमारी डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस है? सिग्निफिकेंस तो होना चाहिए। साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी क्वेश्चन दे दी, हमें डिराइव भी कर दिया, प्रूव भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो अगर उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं तो फिर क्या फायदा, है ना। चलो देखते हैं क्या हमारी डेली लाइफ में इसका सिग्निफिकेंस है। हम अपनी डेली लाइफ में किन चीजों के कांटेक्ट में आते हैं? छोटी चीजों के कांटेक्ट में आते हैं या बड़ी चीजों के? तो ऑलमोस्ट सभी तरह की चीजों के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन ज्यादातर 90% हम बड़ी चीजों के कांटेक्ट में आते हैं, हम माइक्रोस्कोपिक चीजों के कांटेक्ट में तो नहीं आते ना। सो लेट्स जस्टिफाई। अब हम ये देखेंगे कि क्या डी ब्रोगली का हमारी डेली लाइफ में क्या कुछ हमारे लिए उसकी इंपॉर्टेंस है, कुछ हमारे लिए कुछ उसका सिग्निफिकेंस रखती है ये उसकी इक्वेशन। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, सबसे पहले मैं एक ले रही हूँ इलेक्ट्रॉन और एक मैंने ले लिया है बॉल। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। इस केस में भी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv।
अब मैं बारी बारी से इसका सपोज जो आपका बॉल है और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 रेज़ टू पावर, इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। बॉल इज आल्सो मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का मास अलग रहेगा, बॉल का मास अलग रहेगा। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, ये हमने प्लैंक्स थ्योरी में पढ़ा है और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल। क्लियर? जूल में भी एक्सप्रेस करते हैं, तो अदरवाइज इसकी यूनिट्स है हमारे पास किलोग्राम सेकेंड इनवर्स। सो ये चीजें हैं। एच हमारा कांस्टेंट है, मास वेरी करेगा, इलेक्ट्रॉन का मास कुछ होगा, बॉल का कुछ होगा, बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। नाउ आई एम फिलिंग द वैल्यू। लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 into 10 raised to power minus 34। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम and it is moving with velocity of 10 raised to power 6। इसी तरह से मैं इसको सॉल्व करूंगी, इसका भी हम फिल कर लेते हैं। बॉल का मास जो है हमें दिया गया है, इट इज 10 ग्राम। बॉल का मास कितना दिया गया है हमें 10 ग्राम। So lambda is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 upon 10 into moving with velocity 10 raised to power 6। तो हमें बारी बारी से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हम इसकी लैम्डा की वैल्यू इसकी आती है 7.26 into 10 raised to power minus 10 और इसकी वैल्यू आपकी आती है 6.63 into 10 raised to power minus 38। नाउ अब आप इनकी वैल्यूज देखिए, उसकी क्या है 6.63 to 10 raised to minus 38 एंड इसकी है 7.26 into 10 raised to minus 10। दिस वैल्यू इज कंपैरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। तो हम इसको, क्योंकि ये किसी के साथ कंपैरेबल है, तो हम इसको इजीली कंपेयर करके मेजर कर सकते हैं। इसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा छोटी है कि किसी भी चीज के साथ कंपैरेबल नहीं है, कोई है ही नहीं ऐसी हमारे पास चीज जिसकी वेवलेंथ इतनी कम हो, तो इट इज यूजलेस। अगर हम इसको कंपेयर करके मेजर ही नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ बता ही नहीं सकते कि हाँ ये उसके साथ मिलती है, उसके साथ मिलती है, तो हमें कोई फायदा नहीं होगा ना। सो दिस इज वेवलेंथ फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स, दैट इज फॉर बॉल, एंड दिस इज द वेवलेंथ फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए तो ये फ्रूटफुल है, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कंपैरिजन करने के लिए कोई चीज नहीं है, तो इसके लिए मींस यहाँ पर ये यूजलेस हो गया। तो हम अपनी डेली लाइफ में ज्यादातर लार्ज ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, 90% चीजें लार्ज ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं। उस केस में हमारा ये नॉन सिग्निफिकेंट है। सो वी कैन से डी ब्रोगली इज नॉट हैविंग एनी सिग्निफिकेंस इन आवर डेली लाइफ। सो दिस इज ऑल अबाउट डी ब्रोगली। व्हाट इज द डी ब्रोगली इक्वेशन? Write its definition, write its expression, justify the particle as well as wavelength given by de Broglie, and then now what is its significance in our daily life. So this is a complete question related to de Broglie. Now there is one more principle, that is Heisenberg uncertainty principle. Now what is Heisenberg uncertainty? नाम से ही क्लियर हो गया, uncertainty वर्ड आया है इसमें। It is Heisenberg uncertainty principle. Now what is this principle? Heisenberg uncertainty principle क्या है? It is impossible to measure simultaneously. क्या कहा हेसनबर्ग ने? It is impossible to measure simultaneously both the position as well as momentum of a microscopic particle with absolute accuracy or certainty. ठीक है, मैं डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। It is impossible to measure simultaneously both the position as well as velocity of a microscopic particle with absolute accuracy or certainty. तो इसलिए हमें कुछ क्या बोला हेसनबर्ग ने?
कि आप सेम टाइम पे किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की उसकी मास और उसकी वेलोसिटी डिटरमिन नहीं कर सकते हो। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन। ठीक है, पोजीशन मास तो उसका कांस्टेंट ही है, जितना भी रहेगा, जितना हमने लिया है। हम एक ही टाइम पे किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते। तो ये भी हम देखेंगे कि क्या है वाकई इसमें हम प्रूव कर सकते हैं या नहीं प्रूव कर सकते। तो हेसेनबर्ग ने हमें एक एक्सप्रेशन दिया था, दैट इज डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा टी इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा एक्स क्या है? पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल गिवन बाय हेसेनबर्ग। तो ये उसका एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन से रिलेटेड लॉट ऑफ न्यूमेरिकल, किसी में आपको डेल्टा एक्स निकालनी आती है, किसी में आपको डेल्टा पी निकालना आएगा। इसी तरह आप डी ब्रोगली के भी आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो दिस इज हेसेनबर्ग। चलिए अभी हम चेक करते हैं कि क्या हेसेनबर्ग प्रिंसिपल का हमारी डेली लाइफ में क्या कुछ उसकी इंपॉर्टेंस है या नहीं है। क्या कहा उसने? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। चलिए अभी मैं फिर से एक इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर मैंने ले लिया हैवी बॉल, टेनिस बॉल, बहुत हैवी बॉल ले लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी है, अभी हमने लिखा था 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको कितनी रेडिएशंस दे रहे हो, वेलोसिटी तो उसी से बढ़ेगी उसकी। क्लियर? अब क्या है, इलेक्ट्रॉन का ये मास है, एक हल्की सी चीज है इलेक्ट्रॉन। आपने उसको रेडिएशंस दी, आपने सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके ऊपर पास करी बाय सप्लाइंग द रेडिएशंस। तो अब ये एक माइक्रोस्कोपिक चीज है, इनविजिबल चीज है, हम इसको माइक्रोस्कोप के बिना तो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी चीज नहीं है कि सामने पड़ी और हमें नजर आ जाए अच्छा वो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ऐसा नहीं है। तो वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप। ये इनविजिबल बहुत बहुत छोटा पार्टिकल है। ठीक है, तो जैसे ही आपने एक रेडिएशन उसके ऊपर पास करी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एकदम से चेंज होगी। बहुत माइन्यूट पार्टिकल है, ये इनविजिबल है, तो जैसे थोड़ी सी भी इसको एनर्जी मिलेगी ये अपनी जगह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर पड़ा है, जैसे एनर्जी आई तो इसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली, वेलोसिटी तो बढ़ेगी, जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी इसकी पोजीशन पहले यहाँ था अभी यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को अगर आप थोड़ी सी भी एनर्जी सप्लाई करते हो तो इसकी पोजीशन अपने आप चेंज हो जाती है, बिकॉज इसको तो अगर आप हल्का सा मुंह से ब्लो भी करोगे तो ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी तो होगी वी आर सप्लाइंग एनर्जी, तो इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई। अगर हम और पोजीशन चेंज हो गई, इट मींस एक्स चेंज हो गया, वेलोसिटी भी चेंज हो गई। तो ना तो हम अब एट ए टाइम पे आप इसकी पोजीशन और वेलोसिटी इकट्ठी मेजर नहीं कर सकते हो, वेलोसिटी भी चेंज होती जाती रहेगी और इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। तो हमें एग्जैक्ट आइडिया लगेगा नहीं कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ था। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन द पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। क्लियर? डेफिनेशन जहां पर क्लियर हो गई, यहाँ पर हेसेनबर्ग हमारा बिल्कुल फिट बैठ रहा है, उसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठ रही है, उसने जो कहा था बिल्कुल ठीक है। अगर हम अपने हैवी बॉल की बात करते हैं, मैंने इसके ऊपर बॉल के ऊपर रेडिएशंस पास करी, अब ये बहुत हैवी है, जो उठाना भी मुश्किल है, तो इसको मैंने वहां पर रख दिया है। जैसे मैंने इसके ऊपर रेडिएशंस पास करी है, मैंने क्या देखा है, ये तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा, इतना हैवी है कि रेडिएशंस का असर नहीं हुआ इसके ऊपर, हैवी है बहुत ज्यादा। तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, इसकी जो एक्स की जो पोजीशन थी अगर ये यहाँ पड़ा है ये यहीं पर पड़ा रहेगा, तो लेकिन इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। ठीक है, इसकी स्पीड में भी हल्का सा असर होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो जो मैं इसकी पोजीशन और इसका मोमेंटम मेजर कर सकती हूँ विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी बिकॉज इसका मास बहुत ज्यादा है। सो इस केस में अब इसकी पोजीशन चेंज नहीं, तो इस केस में मैं हेसेनबर्ग प्रिंसिपल को अप्लाई करूंगी तो हेसेनबर्ग प्रिंसिपल यहाँ पर रॉन्ग प्रूव हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो हेसेनबर्ग की डेफिनेशन क्या बनती है, इट इज पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, एक लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए जो मैक्रोस्कोपिक है उसके लिए हेसेनबर्ग जो है वो वैलिड नहीं है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो हेसेनबर्ग है वो
वैलिड है। आई होप इट इज क्लियर। मैक्रोस्कोपिक के लिए हेजनबर्ग अप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज इसमें हम मेजर कर सकते हैं, हम उसकी पोजीशन डिटरमिन कर सकते हैं बिकॉज उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो हम अपनी डेली लाइफ में ज्यादातर बड़े ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं। तो इट मीन जहां पर हेजनबर्ग फेल हो गया, अप्लाई नहीं हो रहा बिकॉज हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। सो हेजनबर्ग प्रिंसिपल इज वैलिड ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बट हम अपनी डेली लाइफ में ज्यादातर माइक्रोस्कोपिक के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं। ठीक है, तो 99% केसेस में माइक्रोस्कोपिक के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो लेकिन हेजनबर्ग सिर्फ उसी के लिए वैलिड है। सो इट मीन्स हमारी डेली लाइफ में हेजनबर्ग प्रिंसिपल का कोई रोल नहीं है। सो इट इज नॉट हैविंग एनी, इट इज नॉट हैविंग any significance in our daily life. ना तो डी ब्रोगली का हमारी डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस था, ना ही हेजनबर्ग का है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स which are having questions, very important questions. न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, ड्यूल फैक्ट को कैसे एक्सप्लेन करोगे ये भी आता है। So this is all about this video.